के साथ जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रियल एस्टेट से जुड़े वर्तमान ग्रुप पर इनकम टैक्स ने सर्च और वहां पर कार्रवाई की है। मानसरोवर इलाके में ये कार्रवाई की गई। करोड़ों रुपए की नकदी और कागजात वहां से मिले हैं। इसके साथ ही कैश काउंटिंग मशीनें भी अब मौके पर मंगवाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई जारी है। रियल एस्टेट से जुड़े वर्तमान ग्रुप पर आईटी का ये सर्च ऑपरेशन, करोड़ों रुपए की नकदी और कागजात मौके से मिले हैं, जिसके बाद काउंटिंग मशीन जो है वो मंगवाई गई है। कैश काउंटिंग मशीन अब मौके पर मंगवाई गई है ताकि जो कैश बरामद हुआ है उसकी गिनती की जा सके। बड़ी मात्रा में वहां पर फाइलें भी मिली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, यहाँ पर आईटी का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या क्या अभी तक बरामद हुआ आईटी की टीम को, कोई जानकारी? जी, ये मानसरोवर इलाके में जो है एक सर्च की कार्रवाई है, जिसमें काफी बड़ी तादाद में जो है कैश मिला है, करोड़ों रुपए कैश मिला है। तो इसको काउंट करने के लिए काउंटिंग मशीन है, जो कैश काउंटिंग मशीन है, वो मंगाई गई है। इसके अलावा जो है कैश में लेन देन के काफी कागजात भी मिले हैं। तो इनकम टैक्स को अधिकारियों को पता चला था कि यहाँ पर जो है ये रियल एस्टेट कंपनी है और जो फ्लैट्स का या जमीनों का जो खरीद बेचान था वो कैश में हो रहा था बजाय जो है कागजात के जरिए। तो ये काफी जो है उनको पता चला, तो उन्होंने सर्च की। उसके बाद में जो है करोड़ों रुपए कैश यहाँ बरामद हुए और लगातार वहाँ कार्रवाई जारी है। और जब कार्रवाई पूरी होगी तो पूरी तरह से पता चल पाएगा कि क्या क्या जो है वहां से जब्त किया गया है। जी चलिए, बिल्कुल हितेंद्र, आप खबर पर नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो करोड़ों रुपए की नकदी और कागजात मौके से बरामद हुए हैं। हालांकि अब कैश को गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई हैं और अभी वहां पर आईटी का जो ऑपरेशन है, जो सर्च है, वो लगातार जारी है। शहर में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रियल एस्टेट से जुड़े वर्तमान ग्रुप पर आईटी का सर्च, करोड़ों रुपए की नकदी और कागजात मिले, कैश काउंटिंग मशीनें मंगवाई गई हैं और अब मौके पर बरामद कैश को काउंट किया जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों ने आधी रात को उत्पात मचाया। बाइक पर आए करीब 6 से 7 युवकों ने दहशत फैलाई है। 6 से ज्यादा खड़ी गाड़ियों के कांच फोड़े गए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बड़ी खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं। 6 से ज्यादा खड़ी गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। तो इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 6 से 7 युवक वहां पर डंडों से कांच फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े। चंद्रशेखर, किस वक्त की ये घटना है और फिलहाल अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से? देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बदमाशों में अब पुलिस या कानून का खौफ बचा नहीं है। जिस तरह से लगातार जोधपुर शहर में इसके बाद एक घटना आ रही है, एक बार फिर नागुरगेट क्षेत्र के जटिया कॉलोनी में जो असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। रात को बाइक पर सवार होकर आए 6 से 7 युवकों ने क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक खड़ी कारों के कांच फोड़े और जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए, लोगों ने सुबह अपनी गाड़ियों के कांच फूटे हुए देखे और थाने में इसकी सूचना दी। इसके बाद नागुरगेट थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है बदमाशों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चंद्रशेखर, लेकिन कुछ स्पष्ट हो पाया है अगर इस इलाके के रहने वाले लोगों की ओर से बयान सामने आया हो, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है इस तरीके से तोड़फोड़ करने की, उत्पात मचाने की? देखिए, जिस तरह से सीसीटीवी दिखाई दे रहा है, महज उन्माद के चलते इस तरह की घटनाएं जो है जोधपुर शहर में कई बार होती है और जब पकड़े जाते हैं तब उनके पास सिवाय पछतावे कुछ नहीं होता। लेकिन जब 4-5 लोग साथ में दोस्त इकट्ठे होते हैं रात को और जब उनके उन्माद शर्म पर होता है तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम वो दे देते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको कानून की जो है वो प्रक्रिया को झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल, पुलिस का क्या कहना है, कब तक इन बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी? देखिए, इस मामले में पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम जो ये
लड़के हैं इनको चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी गाड़ियां हैं उनके नंबरों के आधार पर उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्दी जो सभी आरोपी है वो सलाखों के पीछे होंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। एक वक्त था जब शादी के सीजन में रिश्तेदारों के यहां से कार्ड आने का इंतजार रहता था और कार्ड मिलते ही शादी की तारीख को कैलेंडर में मार्क कर दिया जाता था ताकि तारीख भूली ना जाए। लेकिन कार्ड बांटने का काम भी बेहद उत्साह भरा होता था। घर के युवा घर घर जाकर कार्ड बांटकर निमंत्रण देकर आया करते थे, लेकिन अब ये सब यादों का हिस्सा बनकर रह गया है। ये रिपोर्ट देखिए। शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन चमक दमक के बीच एक कारोबार धीरे धीरे ओझल हो रहा है। पहले जहां मोहल्लों में कार्ड बांटने की रौनक दिखती थी, अब व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे डिजिटल कार्ड ही औपचारिकता पूरी कर देते हैं। हालात ये है कि शादी के कार्ड छापने वाले पुराने प्रेस आज खाली पड़े हैं। ज्यादातर दुकानों में मशीनें चलती कम, धूल ज्यादा खाती दिखती है। सीजन में भी एक शादी के सिर्फ 50 से 60 कार्ड का ऑर्डर और कभी भीड़ वाले इन छापे खानों में अब सन्नाटा पसरा है। मैं समझता हूँ ये हमारा बिजनेस 20% ही रह गया है और कोविड के बाद से इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया और अब तो हालत ये है कि 11 कार्ड 25 कार्ड ही मतलब लोकल में छप रहे हैं। इसका इफेक्ट गाँव तक भी आ चुका है। एक्चुअल में अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्या है इस काम के अलावा कुछ कर नहीं सकते। पहले से मतलब 40% रह गए हैं, बाकी सब ये डिजिटल ऑनलाइन ही सब चलता है। ये कार्ड वगैरह इसी का ज्यादा हो रहा है। आपको लगता है ये परंपरा ठीक है? नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं है। जो फीलिंग शादी की पुराने टाइम में आती थी वो अब नहीं है। अब ये कि जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि भाई शादी करनी है। जो मतलब रीति रिवाज और जो संस्कार और जो ट्रेडिशन सब पुराने होते थे, मजा उसी में आता था। डिजिटल क्रांति ने परंपराओं की शक्ल बदल दी। कार्ड छपवाने का रिवाज अब धीरे धीरे रस्म बनकर रह गया। लोग डिजाइनर डिजिटल कार्ड बनवाते हैं और कुछ ही सेकंड में रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेज देते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में काम कम हुआ तो मेहमानों की संख्या भी पहले जितने लोग शामिल होते थे अब उतने दिखते नहीं। हालात ऐसे कि कई प्रेस मालिक मजबूरी में दुकानें बंद कर चुके हैं और जो बचे हैं वो दूसरा रोजगार तलाशने पर मजबूर हो गए हैं। व्यापार कम हुआ है इससे और काफी लोगों को दिक्कत भी आ रही है। 2 महीने 3 महीने काम चलता है, 12 महीने का खर्चा निकालना एक बहुत ही पॉसिबल हो जाता है कि भी कहाँ से निकाले। अब पहले क्या है कि इतना था कि मतलब काफी कुछ 12 महीने कुछ 12 महीने में तो 2 महीने लॉस रहता था, मतलब डाउन रहता था। बाकी 10 महीने तो बिल्कुल रेगुलर काम रहता था। बाजार जानकार मानते हैं कि ये गिरावट कोविड के बाद सबसे तेज हुई। कभी 500 से लेकर 1000 कार्ड छपवाने वालों की लाइनें लगती थी। आज ज्यादातर लोग 100 से 200 कार्ड ही छपवाते हैं, सिर्फ करीबी लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाकी निमंत्रण एक मैसेज में निपट जाता है। जयपुर जैसी राजधानी जहां कार्ड प्रिंटिंग का बड़ा हब था, वहां की गलियां भी अब खामोश है। मशीनों की घर घर और ग्राहकों की चहल पहल दोनों गायब हो गई है। 100 साल पुराने इस पेशे को खत्म होते देख प्रेस मालिक बेबस नजर आ रहे हैं। कभी शादियों की खुशियों में रंग भरने वाले ये छापे खाने आज अपने ही अस्तित्व से जूझ रहे हैं। डिजिटल दौर की इस दौड़ में क्या ये सदियों पुरानी कला बच पाएगी या फिर समय की रफ्तार इसे इतिहास में दर्ज कर देगी? इन व्यापारियों के मुताबिक जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं लगभग 20% कारोबार ही बचा है। 80% कारोबार लगभग ठप हो चुका है, क्योंकि जो भी शादी के कार्ड छपवाने के लिए आता है वो मुश्किल से 200 से 400 कार्ड ही छपवा पाता है। उसके बाद वो तमाम कार्ड की फोटोकॉपी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देता है और अब ये व्यापार लगभग ठप होने के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।
और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोटा के कैथून में बदमाशों का बवाल देखने को मिला। प्रॉपर्टी डीलर के घर पर बदमाशों ने हमला किया है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घर के बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की गई है। कैथून थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई, जहां पर बदमाश लाठी डंडों से बाइक में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार मिल रही बम की धमकियों ने सोमवार सुबह एक बार फिर पूरे परिसर को अलर्ट मोड पर ला दिया है। बुधवार सुबह धमकी भरा मेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। खास बात यह रही कि ख्वाजा नगरी अजमेर भी इसी तरह की धमकी भरे ईमेल से दो चार है। बार बार मिल रही धमकियों ने किया हल्का। न्यायिक कार्यवाही में पैदा किया जा रहा व्यवधान, संगठित गिरोह की हरकत या साजिश का हिस्सा। आखिर क्या है लगातार मिल रही धमकियों का किस्सा? राजस्थान हाईकोर्ट में आज लगातार 5वीं बार बम की धमकी मिली। इस धमकी के बाद में एक बार फिर वैसा ही माहौल हो गया। पूरे हाईकोर्ट का सर्च किया गया और तमाम इलाके को जांचने के बाद में यहाँ पर एक तरह से फिर पूरी जांच की गई। सुबह करीब 9:26 पर यह मेल हाईकोर्ट प्रशासन के पास पहुंचा, जिसके बाद तुरंत एटीएस, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एहतियातन पूरे परिसर को खाली करवाया गया। सत्यमेव जयते भवन समेत सभी हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एटीएस की टीम ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। रात की बात यह रही कि कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। 3-4 रेगुलर मेल आ रहा है थ्रेटिंग का। इसके प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने कंप्लीट इसकी जांच करवाई। बीडीएस सेंटर ने जो हमारी टेक्निकल टीम से इस प्रकार का वो जो मेल दिया, उस प्रकार की कोई संदिग्ध या वस्तु या संदिग्ध चीज नहीं मिली है। हैरानी की बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट को ऐसी धमकी पहले भी मिलती रही है। 6 हफ्तों में 5वीं बार मिली धमकी। पहली धमकी 31 अक्टूबर को, दूसरी धमकी इसी साल 5 दिसंबर, तीसरी धमकी 8 दिसंबर को, चौथी धमकी 9 दिसंबर को, 5वीं धमकी 10 दिसंबर को। लंबी जांच के बाद किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और परिसर को सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद करीब 11:30 बजे सभी अदालतों में कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकी। सभी जज, वकील, कर्मचारी और फरियादी सुरक्षा कारणों के चलते बाहर रहे। सब लोग परेशान हैं, तमाम तरह के लोग परेशान हैं। क्लाइंट्स परेशान हैं, वकील परेशान है, जजेस परेशान हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट या एजेंसी ये मालूम नहीं कर पा रही कि ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह को कौन कर रहा है इसको, और कब तक इससे ऐसा चलता रहेगा। कोई सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई सिस्टम अब नहीं हुआ है। 5 बार का थ्रेट आने के बाद में भी हाईकोर्ट की सिक्योरिटी जैसे चल रही थी वही है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 11 दिसंबर को होने हैं। वकीलों के बीच चर्चा है कि कहीं चुनावी माहौल के बीच इस तरह की धमकियां माहौल बिगाड़ने के लिए तो नहीं भेजी जा रही हैं। लगातार मिल रही धमकियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और साइबर सेल भी मेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है। लगातार मिल रहे इन फर्जी मेलों ने अदालत की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार हर चीज पे तो एक्शन ले लेती है कि किसी ने किसी के खिलाफ बयान दिया तो फौरन शक के बिना पे उसे उठा लिया जाता है, लेकिन ये ईमेल कहां से आ रहा है ये ट्रेस अभी तक नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें अजमेर की है। बुधवार सुबह एक और धमकी भरा ईमेल मिला। मेल में कलेक्ट्रेट परिसर और दरगाह को उड़ाने की धमकी थी। धमकी मिलते ही कलेक्ट्रेट में पुलिस जाब्ता पहुंच गया और थोड़ी ही देर में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुला लिए गए।
बताया जा रहा है कि सभी जगह पर अलर्ट हैं और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा यंत्रों हों या फिर सुरक्षा एजेंसी हों, उनके माध्यम से तमाम जो दफ्तर हैं कलेक्ट्रेट परिसर के, उनको चेक किया जा रहा है। दरगाह परिसर को जो है खाली कराने के साथ ही वहाँ पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इस जो मेल है उसका पता लगाया जा सके और कहीं ये कहाँ से ये मेल आई है उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा सके। पिछले सप्ताह भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल आया था। इसके बावजूद प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। फिलहाल दोनों जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। में सूचना मिली है कि हमारे जिला कलेक्ट्रेट अजमेर और दरगाह परिसर में कहीं भी 4 RDX लगाने की सूचना है। तो उस सूचना के मुताबिक हमने जैसे ही पता लगा तुरंत हमारा जो इंटेलिजेंस और पुलिस विभाग एक्टिव हो गया और उसकी जांच कर रहे हैं। हमने डॉग स्क्वाड वगैरह सारी बुला लिए। दोनों घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन को फिर से सतर्क कर दिया है। दरगाह परिसर को जो है खाली कराने के साथ ही वहाँ पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इस जो मेल है उसका पता लगाया जा सके और कहीं ये कहाँ से ये मेल आई है उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा सके। ये हफ्ते में जो है ये दूसरा मेल है। ऐसे में पिछला जो मेल है उसकी अभी तक जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन किसी भी तरह से जो सुरक्षा है उस पर ढिलाई ना हो और अलर्ट मोड पर सभी रहें, इसको लेकर जो है जाँच पड़ताल और सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर रोडवेज बस के 2 ड्राइवर आपस में ही भिड़ गए। बस स्टैंड पर ही हाथापाई, धक्का मुक्की और गाली गलौच करने लगे। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पहले बस लगाने और यात्रियों को बिठाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान यात्री भी परेशान होते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी भी आधिकारिक का पुष्टि, फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले में नहीं हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोटा के बस स्टैंड की। तो वहीं जयपुर के JECC में प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आगाज हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश के महाकुंभ की शुरुआत की। कार्यक्रम में जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी का संदेश गूंजा। मुख्यमंत्री ने 14 नए चैप्टर खोलने की भी घोषणा की। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थानी प्रवासी दिवस बना निवेश का महाकुंभ। कारोबारी बोले, राजस्थान में निवेश अनुकूल माहौल हुआ तैयार। ऐतिहासिक फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर के JECC में दुनिया भर से जुटे कारोबारी तस्वीरें बता रही हैं। जिंदगी भले ही राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से दूर ले गई हो, लेकिन उनके दिल की हर धड़कन राजस्थान पर निसार है। प्रदेश का हर नागरिक परंपरा, पराक्रम और प्रगति की भूमि पर गर्वित है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार जनता से किए गए कमिटमेंट को तेजी से पूरा कर रही है। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 24 महीनों में ईज ऑफ बिजनेस और जीवन सरलता पर काम किया है, ताकि व्यापार करना सस्ता हो और नागरिकों का जीवन सरल बने। 24 महीने में नए 37 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए। इसी के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। डाटा, टेक्सटाइल और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क जैसी नई नीतियां लाई गई। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए राज निवेश पोर्टल को वन स्टॉपर बनाया गया है। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, GCC पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ
सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों में से लगभग 1/4 निवेश अब जमीन पर उतर चुका है और भजन लाल सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति का ठोस संकेत है। और 1 साल के कम समय में उसमें से 1/4 तो जमीन धरातल पर उतर आए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम को और राजस्थान के हर व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान। सीएम बोले कि प्रवासियों के लिए अलग विभाग बनाया है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि उद्योगों को पूरी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली और सरल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो आपके हितों को ख्याल रखेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है। आपको बताते चले, आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अपने मूल राज्य के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही राज्य की आर्थिक, सामाजिक प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के आयोजन की सफलता के बाद राज्य सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि एनडीए और बीजेपी सरकारों का काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। हमने टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई और साथ ही रेवेन्यू और एनवायरमेंट क्लियरेंस को सरल बनाया। प्रवासी राजस्थानी दिवस में हमने 1 लाख करोड़ के एमओयू भी किए हैं और सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकारों का काम करने का तरीका स्पष्ट है। हमें हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। राजस्थान राज्य जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जो आपके सामने मैं आज कह रहा हूं, जिसको अभी तक टैप नहीं करा गया पिछली सरकारों द्वारा। बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हैं, संभावनाएं भी हैं और नौजवान भी हैं। अगर मैं आपको सेक्टर्स गिनाऊं तो एक तरफ से पेट्रोलियम सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, एजुकेशन और स्किल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर तरह से मिनरल्स, हर तरह से इतनी संभावनाएं हैं जितनी किसी दूसरे राज्य में नहीं है। इसलिए जरूरी है, मैं चाहूंगा ये राधे राधे ये मोबाइल थोड़ा सा, इसलिए ये अत्यंत जरूरी है कि लोगों ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके ऊपर तुरंत हम काम करना शुरू करें।
केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन सेट कर दिया है। और चलिए इसी के साथ महारू राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।